वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता है, किंतु जब वे आए दिव्य लोक से तो काफी सौम्य, मुलायम और हंसमुख नजर आए। साक्षात्कार आरंभ हुआ। कम्बक, आपको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार, मैं कोई लौह पुरुष नहीं था। हाँ, मजबूत इरादे से लैस जरूर था। आजादी के वक्त जब हिंदुस्तान कई रजवाड़ों में बटा हुआ था तब मैंने उन सबको, कश्मीर को छोड़कर, भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। कभी कठोर कभी मुलायम बनकर मुझे जो सफलता मिली उसके लिए शायद मुझे लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाने लगा। हाँ, हैदराबाद और जूनागढ़ आदि में हमें थोड़ा सेना का उपयोग करना पड़ा। वैसे मैं कोमल और दोस्ताना भाव का इंसान था और अब तो रूहानी दुनिया में मैं इतना मीठे स्वभाव का हूँ कि दुश्मनों को भी गले लगा सकता हूँ और अपनी सफलता, ताकत और कमजोरियों को निष्पक्ष भाव से परख सकता हूँ। कम्बक, कुछ लोग समझते हैं कि आपके खिलाफ और जवाहरलाल के पक्ष में गांधी जी ने कई बार निर्णय लिया। क्या ये सच है सरदार? मैं कांग्रेस और गांधी जी का सिपाही था। एक बार 1930 में जब कांग्रेस के सभापति बनने का मुझे मौका मिल रहा था तब मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी से निवेदन किया कि ठीक मेरे बाद अगर मेरे बेटे जवाहर को सभापति बनने का मौका मिले तो मुझे खुशी होगी। गांधी जी ने मुझसे कहा कि इस बार जवाहरलाल बने और अगले साल मैं बनूं। मैंने खुशी खुशी ये बात मान ली, इसमें कोई पक्षपात जैसी बात नहीं थी। कम्बक, फिर भारत जब आजाद हो गया तो गांधी जी आपके बजाय पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते थे। सरदार, गांधी जी और कांग्रेस के कई नेताओं का ऐसा ख्याल था और मुझे कोई ऐतराज नहीं था उप प्रधानमंत्री बनने में। नेहरू के नेतृत्व में मेरा ख्याल था और है कि नेहरू जी मुझसे बेहतर नेता थे। उनका विजन ज्यादा बड़ा, ऊंचा और समृद्ध था और हम दोनों में बहुत दोस्ती और प्रेम भी था। हम दोनों आजादी की जंग में साथी और सिपाही थे। गांधी जी को हम दोनों प्रिय थे और मैं आज सोचता हूँ कि आधुनिक भारत के निर्माता तो जवाहर ही थे। कुछ सालों तक हम दोनों ने मिलकर देश की सरकार चलाई। मुझे जवाहर से कोई ईर्ष्या नहीं थी। हम लोगों में बहुत तालमेल भी था, कुछ मसलों पर मतभेद रहते हुए भी मेरी दृष्टि देश तक सीमित थी जबकि नेहरू का विजन देश के अलावा अंतर्राष्ट्रीय था। कम्बर, आपकी सहानुभूति क्या हिंदू राष्ट्रवाद से थी, हिंदू महासभा और रशस से? उन्हें क्या आपका खुला या छद्म रूप से सहयोग प्राप्त था? सरदार, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। भारत में कई वर्ण, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं और हमारे संविधान में कोई भेदभाव या पक्षपात किसी समुदाय के लिए नहीं है। ये समता और समभाव, जिसको सेक्युलर भी कह सकते हैं, हमारे संविधान की खूबी है और इस संविधान को रचने में मेरा भी हिस्सा था और मुझे इस पर नाज और भरोसा है। हाँ, मैं हिंदू था इसलिए मुझे हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति पर आस्था थी, किंतु और किसी समुदाय, धर्म और संस्कृति के लिए बैर नहीं था। मैंने सोमनाथ मंदिर का गुजरात में निर्माण कराया और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उसके उद्घाटन के लिए आए। ये शायद नेहरू जी को उतना पसंद नहीं आया। हम में इस बारे में थोड़ा मतभेद था लेकिन एक दूसरे के भिन्न विचारों के लिए इज्जत भी थी। कम्बर, संविधान में आपका डॉक्टर आम्बेडकर से खासी विवाद हुआ? सरदार, हाँ, विवाद हुआ क्योंकि उनके आरक्षण पर आग्रह से शायद मैं सहमत नहीं था, किंतु डॉक्टर आम्बेडकर जब कुछ नाराज होकर संविधान सभा से अलग होने की बात करने लगे तो मैंने उन्हें मनाया क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर बहुत विद्वान और अपने समुदाय के निष्ठावान नेता थे। उनका आरक्षण का सुझाव संविधान में सर्वसम्मति से पास किया गया। कम्बर, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर की समस्या नेहरू की देन है राष्ट्र के लिए। आपका क्या रोल था इसमें? सरदार, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के कागजात पर हस्ताक्षर करने में देर कर दी। शायद वे कश्मीर के स्वतंत्र राजा बने रहना चाहते थे। एक और बात है, विभाजन के लिए जो आधार बना था उसके अनुसार हिंदुओं की जहां बहुमत हो वो हिस्सा हिंदुस्तान को जाए और जहां मुस्लिम का बहुमत हो वो हिस्सा पाकिस्तान को, चाहे राजा कोई भी हो। हैदराबाद के राजा मुस्लिम थे किंतु वहाँ हिंदू बहुमत था। इस तरह पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक समझता था। जब हरि सिंह ने थोड़ी देर की तो पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी कबायलियों के रूप में। फिर हमने अपनी सेना भेजी और युद्ध हुआ। नेहरू इस समस्या को यूओ में ले गए जहां प्लेबीसाइट का निर्णय हुआ।
लेकिन हिंदुस्तान और मेरे भीतर भी इस निर्णय का विरोध था और कुछ लोग नेहरू से नाराज थे कि वे यूओ में ये समस्या को क्यों ले गए। मेरे अंदर भी ये सवाल बुलबुला रहा था कि अगर नेहरू आदेश करें तो मैं पाकिस्तान की कब्जे वाली कश्मीर पीओके को युद्ध कर हम वापस ले सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं हुआ और कश्मीर की समस्या बनी रही। आज तक पाकिस्तान पूरी कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहता है, युद्ध या आतंकवादी हमलों के द्वारा। आज मैं सोचता हूँ कि प्लेबिसाइट करना सही निर्णय था। आज तक जितना खर्चा हुआ कश्मीर पर और जितनी जाने गई दोनों ओर, उसे देखते हुए कश्मीर के लोगों को ये अधिकार देना चाहिए था कि प्लेबिसाइट या रेफरेंडम के द्वारा कश्मीर की जनता ये निर्णय करे कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ, या फिर स्वतंत्र राज्य बनकर। कमबख्त, ये कहा जाता है कि आपने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को उचित सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं दी, शायद इसीलिए गांधी जी की हत्या हुई उस दिन प्रार्थना सभा में। सरदार, हाँ मुझे दुख है और कड़ी सुरक्षा हमें देना चाहिए था, लेकिन गांधी तो जिद्दी किस्म के इंसान थे। उन्होंने कहा मुझे अधिक सुरक्षा नहीं चाहिए, यदि कोई मुझे मारेगा तो सिर्फ मेरे शरीर को ही मार पाएगा, मेरे विचार, मूल्य और भावना को नहीं। इस तरह गांधी जी की बात मानकर मैंने विशेष सुरक्षा का आदेश नहीं दिया, हालांकि देना चाहिए था, गांधी जी की इच्छा के खिलाफ भी। कमबख्त, आजकल कुछ लोग आपको हीरो और प्रधानमंत्री के पद के असली हकदार होने की बात कर रहे हैं और आपको पंडित नेहरू के खिलाफ बनाकर पेश कर रहे हैं और आपकी विशाल मूर्ति भी बनाई गई है। इस पर आपका क्या कहना है? सरदार, ये उनका राजनीतिक स्वार्थ है जो गलत है। मैं और जवाहरलाल साथी थे और हम दोनों में प्रेम था। कुछ मतभेद के बावजूद हम लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कुछ साल देश का शासन भी चलाया। अब मुझे जाने दो, बड़ी भूख लगी है और आपके पास मेरी पसंद का खाना नहीं है। कमबख्त और रानी ने उनके पैर छुए और सरदार उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देकर विदा हो गए। बस बंद करते हैं।